नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जब एक तरफ पूरा खित्ता जंग के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ इसराइल ने खान यूनिस के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जहां पर लाखों फलस्तीनी पनाह गुज़ीन के तौर पर मौजूद है और जिस एरिया को सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था, अब इजरायली फौज दोबारा से वहां पर दाखिल हो गई है। तो इस ऑपरेशन ने सूरत हाल को और बिगाड़ दिया है। जब ऑलरेडी इतना गुस्सा है लोगों में, जब ऑलरेडी हर मुल्क के अवाम, पूरी दुनिया के अवाम वर्ल्ड लीडर्स को, अपनी हुकूमतों को कोस रहे हैं कि गजा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, तो उस दरमियान इसराइल का यह जुल्म सामने आया। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिसको इतनी छूट हो कि 1,86,000 मासूम लोगों को शहीद करने के बाद भी उसको इजाजत हो कि वो जिस इलाके में चाहे वो वहां पर ऑपरेशन कर ले और उसमें यह जुर्रत ना हो कि वो आर्मी से जाकर बराह रास्त लड़ सके, उसमें यह जुर्रत ना हो कि वो फाइटर्स से बराह रास्त जाकर लड़ सके, बल्कि उसका सिर्फ काम ये हो कि वो निहत्ते लोगों के ऊपर बम गिराए और निहत्ते लोगों को गोलियां मारे और निहत्ते लोगों को जो है वो एड बंद करके उनको शहीद करे। तो ये चीज़ है वो किसी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये जो पहले से खराब सूरत हाल है उसको ज्यादा वर्स करेगी। इसी दरमियान नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं और खुद इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज रात यमन बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल शामिल हो सकते हैं। यूनाइटेड हमला भी हो सकता है। अमेरिका की तरफ से भी यही खबरें सामने आ रही हैं कि आज की रात बड़ी अहम है। गुलान हाइट्स के ऊपर धमाके हुए हैं, वहां पर इसराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं और खबर नाज़रीन ये आ रही है कि इसराइल में बड़े पैमाने के ऊपर पावर आउटरेज देखी जा रही है, जिसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े इलाके जो है वो अंधेरे में डूबे हुए हैं, इंक्लूडिंग तिल अवीव के एरियाज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसराइली पायलट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो क्राइसिस उनके हवाले से पैदा हो गया है। इसराइल को पूरे पायलट्स नहीं मिल पा रहे और असलिया फैक्ट्रीज इस वक्त निशाने के ऊपर हैं। और खबर यह भी है और बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका इस वक्त यमन को रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अरबों को कहकर यमन को कहलवा रहा है, पैगाम दे रहा है कि वो इसराइल के ऊपर अटैक ना करे। तो ये अमेरिका कौन से खौफ में मुब्तला है। एक तरफ हद ये है कि एक तरफ यानी इंतहा यह है कि वो गजा में तो सपोर्ट कर रहा है और नए नए ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा है और उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर नए ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई रोकने के लिए आता है तो वहां पर अरबों को कहता है कि इनको रोकें, तो हौसी तो रुकने वाले नहीं है। तो लेकिन अमेरिका को किस चीज़ का खौफ है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि खान यूनिस में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसराइली फौज ने इस एरिया को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर कर दिया है और ये वो एरिया है जिस पर पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से कोई ग्राउंड फोर्सेस मौजूद नहीं थी। इस एरिया को सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था। कुछ दिन पहले अल-मवासी के एरिया में अटैक हुआ था, हालांकि है तो ये सारा सेफ जोन ही, तो बमबारी हुई थी, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड फोर्सेस यहां पर मौजूद नहीं थी, या नॉर्थ के अंदर मौजूद थी या रफा के अंदर मौजूद थी। लेकिन अब इस एरिया में ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये जुल्म की इंतहा है, ये इंसानियत की बेहिसी की इंतहा है और ये खुदा की पूरी ज़मीन को अपने फितने में लिपेट लेने की बात है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। कि पहले वाली चीज़ों के ऊपर दुनिया रो रही है कि ये जो पहले हो चुका है, इतना नाहक कत्लेआम, इतना नाहक कत्लेआम, तो इसका हिसाब कौन देगा, इसका मलबा कौन उठाएगा, इसकी सज़ा कौन भुगतेगा और इससे निकलने वाली तबाही कहाँ तक जाएगी। और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर निहत्ते लोगों के ऊपर जो कैंपों में बैठे हुए हैं और मुफलिस हाल हैं, फाके काट रहे हैं, ज़ख्मी हैं, हर फैमिली अपना कोई ना कोई प्यारा खो चुकी है और हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनका ना कोई पेरेंट्स हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई दूर का जानने वाला है, यानी वो टोटल लवारिस हैं। कभी आपने दुनिया में कोई ऐसी नस्ल देखी है बच्चों की कि पेरेंट्स नहीं, दूर का रिश्तेदार भी कोई नहीं बचा, टोटल वो लवारिस हो चुके हैं। ऐसा नाहक कत्लेआम और उसके ऊपर फिर इनको ये इजाजत। पहले मैं खबरें आपके सामने रख दूं। नाज़रीन, इजरायली आर्मी orders immediate evacuation of eastern Khan Yunis residents despite designating as safe zone, कि जिस एरिया को सेफ जोन कहा था फिर दोबारा राइटर्स, Israel uses evacuation orders in southern Gaza, kills 16 Palestinians. The Israeli occupation army issues new evacuation orders for residents of the eastern area of Khan Yunis in southern Gaza Strip. The occupation army demand more than 4 lakh citizens to leave the eastern areas of the Khan Yunis. 4 लाख फलस्तीनी
जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्योंकि देखे ना ऊपर शुमाली गजा से भी तो वो सारे निकलकर इधर आ गए, नीचे रफा से भी निकलकर सारे इधर आ गए, तो उनकी जो टोटल आबादी है समझे वो 90% आबादी जो है वो खान यूनिस में इस वक्त बैठी हुई है। द ऑक्यूपेशन आर्मी कमिट्स सेवरल मैसेकर्स इन ईस्टर्न एरियाज ऑफ खान यूनिस एंड नसीर मेडिकल हॉस्पिटल रिसीव डजन्स ऑफ मार्टायर्स एंड वुंडेड। एक तरफ उन्होंने ऑर्डर किया और साथ वहां पर बमबारी शुरू कर दिया है। ये इनका तरीकाकार यही है, रफा में भी यही किया, बाकी एरियाज में भी यही करते हैं कि इवैक्यूएशन ऑर्डर करते हैं, साथ ही बमबारी शुरू कर देते हैं कि अगर किसी का अभी सोच रहा है या वो नहीं भी जाना चाह रहा तो बमबारी के नतीजे में फिर वो लोग जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन अगर आपको याद हो तो 8-10 दिन पहले हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी, आपको अच्छे से याद होगा कि खान यूनिस में ऑपरेशन होने जा रहा है, और उसकी वजह हमने आपको बताई थी एक CIA की रिपोर्ट। CIA ने एक मनगढ़ंत रिपोर्ट ये दी कि जनाब याह्या सिंवर जो है वो खान यूनिस के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमने आपको बताया था कि अब इजराइल इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर इस रिपोर्ट की जस्टिफिकेशन के तौर इस रिपोर्ट की जस्टिफिकेशन इस्तेमाल करेगा खान यूनिस में ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इजराइल को एक पूरा एक मगरबी मीडिया में एक बयानिया मिल गया कि जब भी मगरबी मीडिया उससे पूछेगा, क्योंकि अरब मीडिया तो पूछ नहीं रहा, कोई दूसरा तो पूछ नहीं रहा, और वो ये कहेगा देखें जी ये तो हमें CIA ने कहा है कि यहां पर याह्या सिंवर बैठे हुए हैं, तो ये जुल्म की इंतहा है। यानी टोटल अमेरिकी सपोर्ट ग्राउंड लेवल तक उनको जो है वो दी जा रही है, और साथ पूरा डिप्लोमेटिक कवर है। मुझे समझ नहीं आती इन अरबों की जो हर चौथे दिन CIA चीफ को बैठे होते हैं लेकर के जनाब ये सीज़फायर करवाएंगे, ये सीज़फायर करवाएंगे, और पता भी है। अच्छा, उधर CIA जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशंस भी कर रही है, उधर CIA उनको इंफॉर्मेशन देकर उनको जस्टिफिकेशन भी दे रही है नए ऑपरेशन के, और ये जनाब बैठे। बहरहाल अब नाज़रीन जो असल बात आपको बताने वाली, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और उससे आप गहराई तक समझ पाएंगे, और वो नाज़रीन ये है कि इजराइल की स्ट्रेटजी क्या है, इजराइल किस लाइन के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा है, यानी कुछ उनके जहनों में क्या चल रहा है, वो दरअसल क्या कर रहे हैं, रोज लोगों को मार रहे हैं, वो तो कर क्या रहे हैं, वो अचीव यहां से क्या करना चाहते हैं, उनकी असल में स्ट्रेटजी क्या। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसी के साथ लिंक है कि अगले 4 महीने तो यह तय हो चुका है कि यह जंग लाजमी चलेगी, यानी हम आपके सामने ये चीजें रख रहे हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर, तजिए की बुनियाद के ऊपर कि जनाब इलाकाई जंग छिड़ने जा रही है, यहां से आलमी जंग भी छिड़ सकती है। रूस कह रहा है कि हम इंटरवीन करेंगे, अमेरिका कह रहा है कि इंटरवीन करेंगे इधर उधर, लेकिन एक्चुअली तो किसी को कुछ नहीं पता। मतलब हमारे सामने ये कौन सा एक्चुअली आ गया है कि हम देख रहे हैं कि हाँ नहीं ये तो अब ऐसा ही होगा, एक ठोस सबूतों की बुनियाद पर चीजें सामने रख रहे हैं ना। लेकिन ये जो हम आपको बात बता रहे हैं ये तो समझ लेके बिल्कुल फर्शोर है कि 4 महीने तो जंग रुकेगी नहीं, और उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। और अगली तीसरी बात यह है कि अगर ये 4 महीने तय है कि जंग नहीं रुक रही, कम से कम 4 महीने, उसके आगे भी चल सकती है। लेकिन एक सवाल और तजस्सुस होता है ना रोज हमारे जहनों में भी, आपके जहनों में भी कि अच्छा ये जंग अब चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, क्या ये करीब आने वाले दिनों में रुकेगी, क्या कोई सीज़फायर करीब आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो ये उस हवाले से एक अहम चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 4 महीने तो भूल जाएं। और तीसरी अहम बात कि इसका फिर स्केल क्या होगा ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन सबसे पहले अब ये हैं तीनों चीज़ों एक साथ लिंक है। सबसे पहले देखिए कि इजराइल की असल में स्ट्रेटजी क्या है। नाज़रीन जब इजराइल गजा में दाखिल हुआ था तो उसके 3 बड़े मकासद थे, हमास का ख़त्म करना, गजा के ऊपर कब्जा करना, और गजा के ऊपर ऐसा कब्जा करना कि वहां पर फलस्तीनी नहीं होंगे। यानी जैसे वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल का कब्जा है लेकिन वहां पर फलस्तीनी हैं, तो उनका यह था कि यहां पर फलस्तीनी नहीं होंगे। जो न्यू मिडिल ईस्ट का मैप उन्होंने पहले पेश किया था सितंबर के अंदर, वो था कि फलस्तीनी यहां से मुकम्मल खत्म हो जाएंगे और फलस्तीन कॉज जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, फलस्तीन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और उसमें बदकिस्मती के साथ हमारे अपने सरकर्दा लीडर मालिक की भी ग्रीन लाइट शामिल थी, क्योंकि उनको आजकल बहुत ये चढ़ी हुई है कि हमने जो है ना उनको बड़ी ख्वाहिश चढ़ी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन करनी है, तिजारत हम करना चाहते हैं, इसराइल के साथ भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं। आजकल उनको ये बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो उनकी भी ग्रीन लाइट जो है वो बहरहाल शामिल थी। अब नाज़रीन जब ये तीनों अब ये एक एक लाइन जरा सुनते जाइएगा, बड़ी अहम चीज है। जब ये तीनों मकासद पूरे नहीं हो सके तो इंटरनेशनल प्रेशर भी साथ आया, मतलब दुनिया में एक हंगामा मच गया कि ये हो क्या रहा है। 21वीं सदी में बच्चों के ऊपर बम गिर रहे हैं, और जो बच्चों की वीडियो तस्वीर वहां से आई, दुनिया दहल के रह गई कि ये 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर तो वहां पर या तो ये था, और अमेरिकी दानिश्वरों ने, उनके थिंक टैंक्स ने लिखना शुरू किया कि
अमेरिका को यह जंग सूट नहीं करती है और अमेरिका को जंग रुकवानी चाहिए। तो वहां पर डिसाइड करना था इजराइल ने कि क्या वो अब ये जंग रोक दे और अपने इन मकासद से पीछे हट जाए। तो इजराइल ने ये फैसला किया कि वो अपने इन इब्लीसी मकासद को हर सूरत में हासिल करेगा और उसमें बाइडेन की सपोर्ट शामिल रही कि हम हर तरह का डिप्लोमेटिक कवर भी देंगे, मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे और दुनिया की कौन सी ताकत है जो तुम्हें रोक सकेगी? क्या अरबों में इतनी जरूरत है? क्या इस्लामी दुनिया में किसी मुल्क में इतनी जरूरत है कि वो तुम्हारे खिलाफ फौजें भेजेंगे? तो किसी में ना इतनी जरूरत है और अगर कोई आएगा तो हम संभाल लेंगे। तो फैसला हो गया कि हमने ये जंग जारी रखनी है। लेकिन अब वो शॉर्ट वॉर वाला तो उनकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। तो फिर नई स्ट्रेटजी क्या बनी जिसके तहत पिछले 9 महीनों से जंग चल रही है, 8 महीनों से? वो ये है कि बाय मोर टाइम इजराइल ने यह फैसला किया कि हमने करनी है इनकी टोटल एथनिक क्लींजिंग, टोटल फलस्तीनियों को खत्म करना है। तो एथनिक क्लींजिंग के लिए तो टाइम चाहिए होता है। तो उनकी स्ट्रेटजी अब इस चीज के ऊपर बेस करती है कि मुख्तलिफ वाक़यात करवा कर, मुख्तलिफ चीज़ों में उलझा कर, कभी मुज़ाकरात, कभी और चीज़ें, कभी सीरिया में बमबारी कर ली, कभी इधर, तो टाइम जो है वो बाय करके रखना है। अच्छा, अब एथनिक क्लींजिंग कैसे होगी? यानी ये तय हो गया कि उनका जो सोल पर्पस है वो एथनिक क्लींजिंग है। देखें, अब ये जो रोजाना लोग मर रहे हैं, ये आपको बात समझना जरूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि इजराइल इनको बगैर किसी मतलब उसके ज़हन में एंड गेम नहीं है और वो रोजाना मतलब लोगों को मार रहा है। अब देखिए ना कि रोज फलस्तीन में तो गजा में लोग मर रहे हैं, तो दुनिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इजराइल एथनिक क्लींजिंग के लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर रहा है, एक डायरेक्ट मारकर बमबारी और गोलियां, और दूसरा जो है वो एड रोककर गजा को अनलिवेबल बनाकर, और फिर जैसे अभी ये इवैक्यूएट कर रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है, यूनरवा को तबाह करना। अब ये देखो ना कि हर फैमिली 10-10 बार इवैक्यूएट हो चुकी है, हर फैमिली कोई ना कोई अपना खो चुकी है, हर फैमिली में कोई ना कोई जख्मी है, फाके साथ काट रही है, तो वो कैसे इवैक्यूएट करेंगे? लेकिन इवैक्यूएट करना भी मजबूरी है क्योंकि बम गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वहां पर बैठे रहेंगे तो बम गिरेंगे और हजारों लोग एक ही बम के नीचे शहीद हो जाएंगे, तो इवैक्यूएट करना भी मजबूरी है। तो आप इसी इवैक्यूएट के चक्कर में कभी इधर से उधर रस्तों में ही, मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त सड़कों पर और गलियों में और बिल्डिंग्स के अंदर लाशें बिखरी पड़ी हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस वहां से आ रही हैं कि मतलब सड़क के ऊपर लाश पड़ी, किसी ने उठाई नहीं, कौन उठाएगा वहां पर जाकर? ऐसी कई लाशें आपको नजर आएंगी और वो अंदर से ढांचा निकल आया है। क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? तो ये वहां पर हो रहा है। तो असल जो बात आपको समझनी है कि इजराइल रोज लोगों को वहां पर मार रहा है और इससे उसको कोई प्रेशर भी नहीं है। यानी दुनिया बाकी चीजों के अंदर उलझी हुई है, दुनिया और चीजें, अच्छा जी एंड गेम क्या होगा, अच्छा जी मुज़ाकरात करें, अच्छा जी हम कंडेम करते हैं, अच्छा जी अब ये फलाना मामला हो गया हम इसको कंडेम, वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि इजराइल ये जो लोग रोज लोगों को मार रहा है। यानी देखे ना, अल मवासी के ऊपर अटैक होगा तो ही बयान आएगा और वो भी क्या मुजम्मती बयान आ जाएगा। बस जो रोज लोगों को मारा जा रहा है, जो रोज एड अंदर नहीं जाने दी जा रही, जो रोज जख्मी शहीद हो रहे हैं मेडिसिन ना होने, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और वो ही असल स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि बाय मोर टाइम एंड किल मोर पीपल थ्रू डायरेक्ट फायरिंग एंड बॉम्बिंग, और दूसरा तरीका यह कि फाके से एड अंदर ना जाने देकर गजा को अनलिवेबल बनाकर। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट क्या सामने आई कि हम एक पूरी बच्चों की एक पूरी जो नस्ल है वो खोने के करीब पहुंच चुके हैं, पूरी बच्चों की एक नस्ल। तो ये वो साथ साथ कर रहा है। अब जैसे उसका पहला प्लान नाकाम हुआ कि उसका तो ये था कि हम इतनी बमबारी करेंगे पहले 1-1.5 महीने में फलस्तीनी मिस्र की तरफ निकल जाएंगे, ये गजा खाली हो जाएगा। तो अब ये उनका प्लान है जो मैंने आपको कि उनकी स्ट्रेटजी। अब क्या ये भी कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये एक अलग सवाल है। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या करेगी, ये उससे दूसरा सवाल है। लेकिन उनकी इस वक्त मेन स्ट्रेटजी ये है कि दुनिया को दूसरी चीजों के अंदर उलझा के रखो, कभी एस्केलेट कर दो, कभी डी एस्केलेट कर दो, कभी अमन की बात शुरू कर दो, कभी सीरिया में बॉम्बिंग करके ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला कर दो और उसके नतीजे में आपको 8, 10, 15 दिन और मिल जाएंगे। कभी कह दो कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, 10 दिन उस पर डिस्कशन होती रहेगी कि अच्छा मुज़ाकरात खत्म हो, फिर 5 दिन बाद दोबारा शुरू कर दो, फिर दुनिया 10 दिन इसमें उलझी रहेगी कि अच्छा CIA चीफ आ रहा है, फलाना ढिमकाना आ रहा है। लेकिन वो रोज हर घंटे उस एथनिक क्लींजिंग को जो है वो जारी रखे हुए, जो उनका मेन पर्पज है। ये बाकी चीजें उनका मेन पर, और इसमें उनकी स्ट्रेटजी ये है,
और अमेरिका जो दोनों की इनकी स्ट्रेटजी है कि बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी अगर बाहर से कोई आएगा तो उसको हम अमन के नाम पर रोक लेंगे, कहेंगे जी खित्ते की सिक्योरिटी जो है उसको मसला आ गया है, तो बाहर से हम किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है, और गजा में जो तुम्हारा खेल है वो जारी रखो। अब यहां पर मुझे नहीं पता कि उनको कितना टाइम चाहिए, यानी मैं इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकता कि वो क्या सोच रहे हैं कि 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, कितना वो सोच रहे हैं कि हमने इतनी जंग चलानी है और उसमें गजा की मुकम्मल एथनिक क्लींजिंग करने में वो कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए ना ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। हम ये यहां पर बैठकर बातें डिस्कस कर रहे हैं, एथनिक क्लींजिंग का नाम लेना कितना खौफनाक है, वहां पर जो एक एक लम्हा गुजर रहा है लोगों का वो कितना खतरनाक है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब मैं टाइम के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहे हैं कि हमने 6 महीने, साल, 2 साल, कितना वो सोच रहे हैं कि बाहर से हम कोई इंटरवेंशन नहीं होने देंगे और अंदर गजा में ये सारा कुछ जो है वो जारी रखेंगे। अब मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ इनका मंसूबे नाकाम कैसे होंगे। दूसरी बात नाज़रीन जो हमने आपको बताई कि 4 महीने तो लाजमी जंग जारी रहेगी, वो कैसे जारी रहेगी। देखिए दुनिया में एक ही ऐसी ताकत है फिल वक्त कि वो सीज फायर करवा सके और वो अकेला अमेरिका है। और अमेरिका में कौन है? बाइडन। बाइडन शुरू से इजराइल के साथ है। इजराइल ने कहा कि जंगबंदी हमने नहीं करनी, तो उसने कहा ठीक है मत करो। वो पूरी तरह से असलहा, डिप्लोमेटिक पूरी सपोर्ट जो है, 7 अरबों को धमकियां, और जो खड़े हुए जैसे यमन, लेबनान और ईरान, इनको धमकियां, तो उसने पूरी सपोर्ट जारी रखी। अब जरा आ जाइए इस वक्त के टाइम के ऊपर। अगर आज बाइडन ये सोचता भी है कि देखो ना कि उसको तारीख के कूड़ादान में फेंक दिया गया, उसकी इतनी तजलील हुई है जितनी किसी अमेरिकी सदर की नहीं हुई, तो अब अगर वो उसको पता है कि उसके आखिरी टाइम अब रह गया, कभी तो वो दोबारा सदर नहीं बन सकेगा, तो अगर वो जाते जाते उसको अगर एहसास भी हो जाए कि ये देखो ना कि मैंने कितना बड़ा धब्बा अपने चेहरे, कितने मेरे दामन जो है वो खून से रंगा हुआ है, तो अगर वो अभी बिल फर्ज हम सपोज कर रहे हैं कि अगर वो सीरियस भी हो जाए, यानी मैंने आपको बताया कि दुनिया में इस वक्त मौजूदा दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही सीज फायर करवा सकता है, और अमेरिका में बाइडन नहीं चाहता। अगर आज वो चाहे भी तो आज फिर भी सीज फायर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आज बाइडन अगर बिलफर्ज बिल्कुल ही सीरियस हो जाए और वो फोन करके कहे कि नेतन्याहू को, बल्कि अभी तो वो मिलने भी जा रहे हैं नेतन्याहू, और उसको कहे कि अभी अभी सीज फायर का ऐलान करो, ठीक है, अगर वो इतना भी धमकी दे दे और सारा कुछ कर दे तो भी सीज फायर नहीं होने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब बाइडन एक डमी बन चुका है, वो एक ऐसा प्रेसिडेंट बन चुका है जिसकी कोई पावर नहीं है। अगर वो धमकाता भी है इसराइल को, अपना पूरा जोर भी लगाने की कोशिश करता है, तो भी सीज फायर इसराइल जो है वो नहीं मानेगा, क्योंकि इसराइल को पता है कि ये तो अब जा रहा है और अगली जो रिपब्लिकन्स की हुकूमत आ रही है, रिपब्लिकन्स तो ज्यादा प्रो इसराइल हैं, और अगर बाइडन अभी कोई हैंकी फैंकी करेगा तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस का जो स्पीकर है, जो रिपब्लिकन का स्पीकर है, वो अल्ट्रा प्रो इसराइल है, अल्ट्रा प्रो इसराइल, ठीक है। तो बाइडन की कोई वक़्त औकात नहीं रही है, उसकी कोई पावर नहीं रही है, वो इसराइल को सीज फायर के ऊपर चाह कर भी अब मजबूर नहीं कर सकता है। तो अब नई जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या पॉलिसी लेकर आएगी, जिसके बारे में हमें पता है कि उसने आते कहा कि ईरान के साथ जंग करो। अगर उसको हम साइड में भी रखें कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, ये 4 महीने तो क्लियर है कि ये जंग चलने वाली है, ठीक है। तो ये 2 बुनियादी चीजें हमने आपको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब जब ये कंफर्म हो गया कि इजराइल एथनिक क्लींजिंग कर रहा है, जब कंफर्म हो गया कि अगले 4 महीने तो जंग लाजमी चलेगी, तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, उसके पास क्या प्लान है कि वो इनके मंसूबों को किस तरह से नाकाम बनाए, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या उसकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए जो ऑलरेडी चल रही है, हमले वगैरह हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इतना नुकसान जितना इसराइल का तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन जब बात बहुत आगे चली गई है, तो क्या आज भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को यही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? तो सवाल है कि नो। अब जो है वो सूरत हाल इस पसे मंजर की वजह से बदलने जा रही है कि जब सीज फायर भी नहीं हो रहा और एथनिक क्लींजिंग रोजाना की बुनियाद पर जा रही है, जिसकी कोई बात भी नहीं कर रहा, तो अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को एक ऐसी कारी जरब लगानी होगी। अब एक ऑल आउट वॉर छेड़ने का टाइम आ गया है, जो कि कभी भी नहीं चाहती थी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें बहुत तबाही होगी। लेकिन जब आपके सामने इब्लीसी ताकत खड़ी और उसके साथ सारी वर्ल्ड पावर्स खड़ी हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता है। तो अब नाज़रीन वो जो जंग है वो रेजिस्टेंस छेड़ने जा रही है, जिसकी अनाउंसमेंट यमन ने कर दी है, साथ हिजबुल्लाह उस पूरी जंग की तैयारी कर रही है। तो अब देखें ना कि अगर एक बहुत बड़ी जंग वो छेड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इजरायली शहरों के ऊपर हमलों करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह भी पॉसिबल है कि इजराइल को गजा से अपनी फौज निकालनी पड़ जाए,
जैसे ईरान ने हमला किया था, याद करें, तो इजराइल को गजा से फौज निकालनी पड़ी थी। तो यही सूरत हाल अब बन सकती है अगर ऑल आउट वॉर में। ये तो बहुत हद तक तय है कि जब ऑलरेडी उसको मैन पावर क्राइसिस है, आधी फौज दौड़ चुकी है, लॉजिस्टिकल मसला आ रहा है, आर्टिलरी कम है, वो ऑफिसर से इजाजत लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑल आउट जंग छिड़ती है तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि इजराइल गजा से अपनी फौज निकाल लेगा, उसको मजबूरन निकालनी पड़ जाएगी। अगर नहीं भी निकालेगा तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इतनी कारी ज़रब लगा देंगे इजराइल के ऊपर कि उसके तमाम मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो अब ये जो है वो फैसला कुन मोड़ इस वक्त आ चुका है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ये आइडियल टाइम है कि अमेरिका अपने मामलात में उलझा हुआ है और यमन अमेरिका को हरा चुका है। देखें, कल को मजीद मिलिट्री रियलिटी बदल जाए। आज तो यमन फाते है ना, तो इजराइल की मिलिट्री एग्जॉस्ट हो चुकी है, अमेरिकी मिलिट्री शिकस्त खा चुकी है, अमेरिका अंदरूनी मामलात में उलझ गया है, रशिया चाइना आपके साथ खड़े हैं, ईरान एक बड़ी पावर के तौर पर आपके साथ है। तो ये मौका है कि ये जो कर गुजरना है वो अभी कर गुजरा जाए और इसकी सबूत मैं पहले इजराइल से रखने जा रहा हूं कि यमन अब क्या करने जा रहा है। ऑल आउट वॉर की जो हम पीछे सारी मैंने तमहीद बांधी है वो अब होने जा रही है। जरा इजराइल की जुबानी सुनिए कि वहां पर क्या हलचल मची हुई है। इजरायली मीडिया, यमन इज ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स दैट इट विल कंटिन्यू द बैटल अंटिल इट्स लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक यमन ने कहा है कि वो जंग जारी रखेंगे। अब ये दूसरा एंगल भी समझ लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब हर सूरत में ऑल आउट वॉर करेगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, हिजबुल्लाह की अजमत आज क्यों बनी है? आप हिजबुल्लाह को क्यों अजीम मान रहे हैं या आप हिजबुल्लाह को क्यों जान रहे हैं, या यमन की अजमत कैसे बनी है? ओ भाई, अगर गजा खत्म हो जाता है, अगर इसराइल मुकम्मल फाते हो जाता है तो हिजबुल्लाह की क्या हैसियत बाकी रह जाएगी? यमन की क्या हैसियत बाकी रह जाएगी? इवन ईरान की क्या हैसियत बाकी रह जाएगी? मतलब इतने तुम कहते रहे कि तुम फ्रंट लाइन के ऊपर हो, तुम लड़ रहे हो, तुम साथ खड़े हो, तो गजा खत्म हो जाए और तुम ऑल आउट जंग भी ना छेड़ो, मतलब ऑल आउट जंग छिड़े, उसमें हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, हार जाए, वो अलग चीज है। लेकिन गजा खत्म हो जाए और हिजबुल्लाह इसी तरह के हमले करती रहे एक खास टाइमलाइन तक, तो वो ठीक है। लेकिन जब हालात इस लेवल के ऊपर चले जाएं और हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी यही रहे, तो आप मानेंगे हिजबुल्लाह को? हिजबुल्लाह को लेबनान में माना जाएगा, अवाम लेबनान के मानेंगे हिजबुल्लाह को? यमन की अजमत को कौन मानेगा? ईरान की क्रेडिबिलिटी और अजमत को कौन मानेगा? तो ये अब ये जिस लेवल के ऊपर चली गई है ना, ये सारी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर इन्होंने ऑल आउट जंग ना छेड़ी, ये बात ज़हन में रख लें, और गजा खत्म हो गया, तो इनकी अपनी इनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये अटैच हो चुके हैं यरूशलेम के साथ, ये अब अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी लॉजिक है। अब इसमें यह है कि हमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की लॉयल्टी पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक लॉजिक समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। ये लॉयल्टी है तो यमन आया, वरना यमन को क्या जरूरत थी? हिजबुल्लाह आई है, वरना उनको पहले क्या जरूरत थी? अब तो वो अटैच हो गए, इसलिए तो लॉजिक की हम बात कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ऑल आउट जंग छेड़े। फिर इजरायली मीडिया की जुबानी सुनिए, रेजिंग द स्टेट ऑफ अलर्ट इन ऑल मिलिट्री सेक्टर्स विद वार्निंग्स रिसीव्ड दैट द यमनीज इंटेंड टू लॉन्च अ लार्ज नंबर ऑफ मार्चेस। ये 100, ये सैकड़ों ये मार्चेस हो सकते हैं, ड्रोन्स और मिसाइल हो सकते हैं। कल उन्होंने एक AI जनरेटेड एक वीडियो भी जारी की है यमन की जानिब से, जिसमें सैकड़ों ड्रोन्स फायर हुए हैं। और अब ये इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है और अमेरिका से ये खबर आई अमेरिकी सोर्सेज से कि बहुत बड़ा हमला यमन प्लान कर रहा है। इंटेंस सॉर्टीज बाय वॉर प्लेन्स इन द एयर स्पेस ऑफ यरूशलेम एंड द वेस्ट बैंक ऑल द वे टू द गुलान हाइट्स। इसराइली जो वॉर प्लेन्स है वो मुसलसल हवा के अंदर है, कहां गुलान हाइट से लेकर वेस्ट बैंक से लेकर और इधर इलाद तक, और यरूशलेम में भी उनके वॉर प्लेन्स देखे जा सकते हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स अबाउट इजरायली एयरफोर्स एंड नेवी बीइंग पुट ऑन हाई अलर्ट टुनाइट। आज की रात के हवाले से इजरायली मीडिया की जुबानी आपके सामने रख रहे हैं कि उनको खतरा है कि कहीं आज की रात जो है वो यमन अटैक कर सकता है। ये इजरायली मीडिया प्रेडिक्ट कर रहा है। अ मैन पावर क्राइसिस इन द एयरफोर्स एज इट फेसेस द फ्लाइट ऑफ पायलट टू सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्राउंड फोर्सेस का एक क्राइसिस है मैन पावर का, अब एयरफोर्स में ये क्राइसिस है और उनकी सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज, अब उसकी बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि अगर मैंने आपको परसों कल बताया था ना कि अगर यमन और सारे इत्तेहादी मिलकर इन खास टारगेट्स को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझे कि उन्होंने अपना काम कर दिखाया। वो टारगेट जो कभी अटैक नहीं किए गए, यानी इसराइल की असलहा फैक्ट्रीज, इसराइल की बहुत सारी कुछ बेसेस इंपॉर्टेंट,
तो अब वो खासकर अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो है वो सिक्योरिटी कर रहे हैं, और पायलट्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास कम है। इजरायली मीडिया, पावर आउटरेज इन गुशदान एरिया, कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज एरियाज ऑफ बेतार लिलत सेटलमेंट फॉर फियर ऑफ यमनी अटैक। अब ये ना इन्होंने कुछ इलाकों में खुद भी पावर कट ऑफ की हुई है, जैसे ये गुशदान का एरिया तिल अवीव का, कि भाई अंधेरा होगा और वो कह रहे हैं कि रोशनी होगी तो ज्यादा कामयाबी से वो अटैक। जाहिर बात ये जंगों में टैक्टिक्स होती हैं, तो इतना खौफ है या वो इतने अलर्ट है कि उन्होंने खुद ही पावर कट ऑफ की हुई है ड्यू टू द यमनी अटैक। फिर आप देखिए जो सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका की दौड़ें लगी हुई हैं, और अमेरिका इस वक्त उसने यमन को पैगाम भिजवाया कि वो अटैक ना करे। वाशिंगटन ओपन हॉट चैनल्स की बात हो रही है थ्रू मस्कत टू persuade Ansarullah to refrain from military escalation and not respond to Israel। अब जरा अंदाजा करिए सफाकियत और जुल्म का कि गजा में मैंने आपको बताया वो एथनिक क्लींजिंग जारी रखे हुए हैं, वहां पर CIA रिपोर्ट कर रही है कि यहां पर घुस जाओ, यहां पर याह्या सिमर बैठा हुआ है और इजरायली फौज खान यूनिस में घुस गई है जहां पर लाखों निहत्थे फलस्तीनी बैठे हुए हैं, वहां पर इनका कुछ नहीं, उनको नहीं रोक रहे। लेकिन यहां इनको मसला है कि यमन अटैक ना करे। अच्छा, जब इजराइल ने कहा कि हमने यमन पर अटैक करना है तो अमेरिका ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ कर लेते हैं अटैक, क्योंकि अमेरिका तो वहीं बैठा हुआ है यमन के दरवाजे के ऊपर। तो उसने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। अब जब यमन अटैक करने जा रहा है तो इनको प्रॉब्लम है। तो अब ये समझ लीजिए कि अमेरिका की भी स्ट्रेटजी वही है कि बाहर से कोई इंटरवीन ना करे, गजा में कोई डिस्टर्ब ना करे इजरायली फौज को। अगर बाहर से कोई बड़ी जंग छिड़ गई तो फिर गजा से उनका ये जो प्लान जारी है वो नाकाम हो सकता है और उनको फौजें भी निकालना पड़ सकती है। और अमेरिका के चीफ या जो है ना वो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ वो ये कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों से तो हम भी नहीं बचा सकेंगे। तो इसीलिए इन तमाम मंसूबों का नाकाम करने का हाल यही है कि जो मैंने आपको बता दिया कि अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को अपनी स्ट्रेटजी आगे बढ़ानी होगी, जिसका ऐलान उन्होंने खुद कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं, गुलान हाइट्स पे इजरायली मीडिया बता रहा है कि बहुत बड़ी आग लगी हुई है। इसके अलावा echoes of explosions were heard in the Golan, फिर clouds of smoke rise from the Israeli occupation site in Al-Malkiya and its surroundings after 2 explosions were heard। वहाँ पर धुएं के और आग के बड़े बड़े शोले और धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। तो ये इस वक्त हकायक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये वो अहम चीज़ें थी जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। ये हकायक हमने आपके साथ शेयर किया, आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।